मैंने मोदी सरकार के 5 सबसे सीनियर कैबिनेट मंत्रियों से बात की और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और उनके विजन को समझने की कोशिश की। इसलिए अब हम आपको वो बातचीत दिखाते हैं। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप ही के शब्दों में सबसे पहले हम ये आपको भी जी आपके ही शब्दों में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप प्रधानमंत्री मोदी के आज सुबह के भाषण का विश्लेषण कैसे करेंगी? हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम हिज अदर स्पीचेस? धन्यवाद। if you permit me, I can speak both mixed in Hindi and English. मैं पिछले स्वतंत्रता दिवस का माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण से इसका लिंक बिल्कुल स्पष्ट देख रही हूं। जब पिछले बार बात किए माननीय प्रधानमंत्री जी पंच प्रण के ऊपर बात किए, जिससे हमारी पिछले ब्रिटिश का रूल हो और उससे पहले के आक्रामक रूल हो, हम गुलाम के तरह हमारे टैलेंट्स को दिखाने का मौका नहीं मिला। ऐसे एक परिस्थिति में 1000 साल बीते हैं और पिछले इंडिपेंडेंस डे का प्रधानमंत्री जी का रिक्वेस्ट ये था और एक डायरेक्शन जनता को दिए कि इस मानसिकता से हम बाहर आना चाहिए, और जब इस मानसिकता से बाहर आएंगे और हमारे पूरे ताकत के साथ, प्रयत्न के साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयत्न के साथ कर्तव्य भी है हमारी, इसीलिए जब घोषणा पिछले साल हुआ 2047 में भारत एक विकसित देश होना चाहिए, इस बार उससे जुड़े हुए बात बहुत सारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। इसीलिए मैं डिफरेंस देखने से पहले लिंक देख रही हूं पिछले स्पीच और इस स्पीच का। विपक्ष का यह कहना है कि ये उनका एक फेयरवेल स्पीच है, आखिरी भाषण है, इसके बाद जनता मौका नहीं देने वाली अगली बार लाल किले पर आकर भाषण देने का। और आप और प्रधानमंत्री जी खुद ये कह रहे हैं कि एक तरीके से ये उनका प्री थर्ड टर्म स्पीच है, जैसा कि आज वो बोलकर गए कि हम थर्ड टर्म में भी आएंगे। लेकिन इस आरोप का आप क्या जवाब देती हैं कि ये उनका फेयरवेल स्पीच हो सकता है? आपको नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गुस्सा हो सकता है, आपको नरेंद्र मोदी जी के कामकाज से जलन हो सकता है, मगर क्या रेड फोर्ट से भारत के प्रधानमंत्री जब देश के लिए संदेश देते हैं, क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रहने वाले, देश का स्वतंत्रता दिवस का संदेश देने वाले का सम्मान नहीं करोगे? आज एक भी कांग्रेस के व्यक्ति उधर जनता का संदेश के समय शरीक नहीं हुए। निर्मला जी, बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि जिस भाषा में प्रधानमंत्री मोदी ने ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि वो अगली बार भी, अगले वर्ष भी यहीं लाल किले की प्राचीन से प्रधानमंत्री के तौर पर भाषण देंगे और अगला चुनाव वही जीतने वाले हैं, इसे आप ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगी? नहीं, मैं ये मानती हूं कि प्रधानमंत्री जी के डायरेक्ट जुड़ाव रहती है जनता के साथ। वो मन की बात में करते हैं और सड़क पर उतर करके जनता के साथ भी बात करते हैं, जैसे आपने प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी सुना। और सीएजी का डेटा भी दिखाता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के वजह से हम कितने गलत तत्वों को हाथ में जो पैसा जाता था उसको रोका, उससे जो जितने भी पैसा बचा हुआ 2 लाख से ज्यादा पैसा बचत मिले, उसको जनता के हित में हम उपयोग कर रहे हैं। ये सब जनता को मालूम है। निर्मला जी, अभी आपने सीएजी का जिक्र किया। आप देख रही होंगी कि पिछले कई दिनों से अब विपक्ष के जो नेता हैं वो सीएजी की रिपोर्ट को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। सरकार जो डेटा दे रही है उसको एक रिपोर्ट बना रहे, उसको भी एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार के जो डेटा देने का जो तरीका है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं।
सही डेटा सामने नहीं आ रहा है और सीएजी ने जो कुछ चीजें पॉइंट आउट की हैं कुछ सरकारी स्कीम्स में, उसे भी विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी? अभी भी मैं बोल रही हूं, जो डेटा हमें स्टेट से मिलता है उसको हम टारगेट अचीव्ड है या नंबर अचीव्ड है उसके नाते डेटा देते हैं। स्टेट्स के डेटा के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह उठाते नहीं है, मगर जब सीएजी के द्वारा विषय आता है जरूर उसके अंदर हम डिटेल से इंक्वायरी करेंगे, जहां से गलती हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। निर्मला जी, हर चुनाव में एक मुद्दा बार बार उठकर आता है और वो मुद्दा होता है महंगाई का। और जिस समय आज हम बात कर रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, उसमें रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 4.87 से बढ़कर 7.44 हो गया है। फूड इन्फ्लेशन 11.5% तक चला गया है और ये आपका विभाग है। इसे लेकर देश के लोगों में ये चिंता स्वाभाविक होगी कि आने वाले समय में और ज्यादा महंगाई हो सकती है। आप इस पर क्या देश के लोगों को, हमारे आज तक के दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी? क्या और महंगाई आने वाली है और अचानक से इसके बढ़ने का क्या कारण है? जहां ये पैदावार होती है वहां एकदम बारिश के वजह से, जैसे प्याज का विषय में और टमाटर के विषय में, जहां एक आध जगह पर ठीक है बाकी जगह पर उसके असर पड़ा है, सप्लाई में कटौती हुई। इसीलिए मैं जब लोकसभा में भाषण करते वक्त बोले कि नेपाल से इंपोर्ट करने वाले टमाटर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार को सप्लाई किया जाएगा, वो सप्लाई शुरू होने लगा है। ऐसे ही बाकी कोलार से, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से जहां टमाटर का पैदावार होता है उधर से ले आकर के दिल्ली में कोने कोने तक ट्रकों में, मिनी टेम्पो ट्रैवलर में लगा करके जनता को 60 रुपये, 70 रुपीज के प्राइस में टमाटर का सप्लाई पूरे दिल्ली में भी हो रही है। और मैं आश्वासन दिलाना चाहती हूं, जहां भी ऐसे आइटम्स का कमी हो और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और होम मिनिस्टर सबके साथ बैठ करके हम तय करते हैं तुरंत उसको भरपाई करने के लिए। इसीलिए हमारे लड़ाई इन्फ्लेशन के ऊपर आगे और सख्त रूप में होते रहेगी। आखिर में आप ये आश्वासन के साथ, विश्वास के साथ ये कह सकती हैं, जैसे मोदी जी ने तो आज गारंटी दी ही है कि अगले स्वतंत्रता दिवस पर हम आपके साथ ऐसे ही बात कर रहे होंगे और मोदी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप फिर से आज तक के साथ ऐसे ही जुड़ेंगी? ये तो मैंने पहले ही जवाब दे चुकी हूं। इसका निर्णय करने वाले मैं नहीं हूं, इसीलिए इस विषय में और मैं बोलना नहीं चाहती। पीयूष जी, प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं तो आज हमने सब, पूरे देश ने सुनी ली जो सुबह उन्होंने अपने भाषण में कहा, लेकिन उनका भाषण विपक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आया। खासतौर पर जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्हें तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। उन्होंने बहिष्कार भी किया और यह भी कहा कि लोकतंत्र का गला घोट दिया और वहां से खड़े होकर लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? सुधीर जी, हम सकारात्मक सोच के लोग हैं। नकारात्मक सोच हमारी पार्टी में, हमारे नेताओं में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष है, लेकिन उनका व्यवहार आपने पार्लियामेंट में भी देखा। आपने हाल में अलग अलग जो मौके थे जब देश को एक आवाज में विश्व के सामने खड़े रहना चाहिए था, उन सब सिचुएशंस में, उन सब परिस्थितियों में जो उनका व्यवहार रहा है, कांग्रेसियों का व्यवहार रहा है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पीयूष जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण का बहिष्कार करना, इट्स अ न्यू लॉ इन द इंडियन पॉलिटिक्स? ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि हम उस पर चिंता करने से इस देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। वैसे ये जो कुछ घमंडिया गठबंधन बना है, इनके सभी सदस्यों को ये जो घमंड है, जो परिवार का एक गरूर है कि हमारा परिवार ही सर्वश्रेष्ठ है, इससे ये उभर नहीं पा रहे हैं। और इस वंशवाद की राजनीति ने जितना नुकसान किया है देश का,
इसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उजागर किया। तो स्वाभाविक है कि वो इस प्रकार की सोच के साथ अपनी राजनीति करेंगे। आपने अभी घमंड की बात की, आपने गुरूर की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कहा कि अगली बार भी वही चुनकर आएंगे, अगली बार भी अगले स्वतंत्रता दिवस पर वो यहीं से लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे, इसे भी लोग ओवर कॉन्फिडेंस मान रहे हैं, इसे भी एक तरीके का गुरूर मान रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा है कि अगला टर्म भी मेरा ही है। इसे आप ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे, गुरूर कहेंगे, या सिंपल कॉन्फिडेंस कहेंगे? सुधीर जी, इसमें कॉन्फिडेंस का सवाल ही नहीं है, जनता का विश्वास इसमें शामिल है। जो हर प्रकार के सर्वेज आ रहे हैं, आप उसको देखें, ये आत्मविश्वास है ईमानदारी का, ये आत्मविश्वास है सही काम का, ये आत्मविश्वास है गरीब कल्याण और गरीब सेवा का। एक सवाल पीयूष जी आपसे और पूछता हूं। प्रधानमंत्री ने आज परिवारवाद के बारे में भी बात की, उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में भी बात की। अब विपक्ष जो है इसे भी लेकर काफी बातें कर रहा है, लेकिन क्या आप ये कमिटमेंट आज दे सकते हैं देश के लोगों को कि बीजेपी किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नेता से या परिवारवाद वाली किसी पार्टी के नेता से ना गठबंधन करेगी और ना ही उसे अपनी पार्टी में लेगी? क्या यह संभव है? आप हमारे 9-9.5 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए और प्रधानमंत्री जी का 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शुद्धता आज विश्व प्रसिद्ध है। देश में हर व्यक्ति को परिचय है उनके ईमानदारी से, उनके देश के प्रति प्रेम से, और उनका जो काम करने का ढंग है जो पूरी तरीके से लोगों को विश्वास भी दिलाता है उनके काम पर, और जो लोगों पर भी विश्वास करता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये जो भाषण है, विपक्ष इसे कह रहा है कि ये उनका फेयरवेल भाषण है, इस टर्म का आखिरी, और इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलने वाला। दूसरा आरोप यह लग रहा है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस उस भाषण में प्रधानमंत्री दिखा रहे थे कि जैसे उन्हें पहले से पता है कि देश के 100 करोड़ वोटर क्या करने वाले हैं अगले चुनाव में। और तीसरा आरोप यह है कि यह पूरी तरीके से एक चुनावी भाषण था जिसमें उन्होंने खुलकर वोट मांगे। धन्यवाद सुधीर जी। मैं पहले तो कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर मोदी जी तीसरी बार आएंगे और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। दूसरा, आपने कहा कि मोदी जी को लगता है कि कैसे वापस आएंगे, तो मैं कहूंगा जो जड़ से जुड़ा है, जमीन से जुड़ा है, लोगों से सीधा जुड़ा है और 140 करोड़ भारतवासियों को परिवार जन मानता है, उसको पता है कि उनके मन में क्या है। जहां तक टाटा बाय बाय करने की बात है, मोदी जी को कांग्रेस के लोग सन 2002 से कर रहे हैं। कभी ये मौत का सौदागर कहते थे, कभी बिच्छू, कभी सांप, कभी नीच, ना जाने क्या क्या कहा। जितना मोदी जी को इन्होंने घटिया से घटिया शब्द कह सकते थे अभद्र भाषा में, वो कहा। और कल तो कांग्रेस इतना नीचे गिर गई लोकतंत्र में कि राक्षस तक हिंदुस्तान की जनता को कह दिया। आज तो कांग्रेस पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, उनके अध्यक्ष हैं, गांधी परिवार के भी जो सदस्य हैं, वो भी कोई आया नहीं लाल किले पर। और ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस अपना एक अलग पैरेलल स्वतंत्रता दिवस मना रही है। आपका इंडिपेंडेंस डे अलग है और कांग्रेस का अलग है। सुधीर भाई, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। 2 दिन पहले या 11 तारीख को, मैं कहूं 4 दिन पहले, हमने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भारत मंडपम से की। कर्तव्य पथ तक आए। क्या हर घर तिरंगा अभियान में भी क्या उनको राजनीति करनी है? दुख की बात तो यह है कि जहां देश को गर्व होना चाहिए कि हमें ऑपरेशन गंगा चलाकर मोदी जी ने 23,000 युवा छात्र छात्राओं को यूक्रेन से निकाला, तो बच्चे हाथ में, युवा हाथ में तिरंगा झंडा लेकर निकले, तो अन्य देशों के लोग भी तिरंगा हाथ में लेकर निकले। ये तिरंगे की ताकत थी कि किसी ने गोली नहीं चलाई और उनको सुरक्षित बाहर निकलने दिया। हम उस तिरंगे को हर घर लहराना चाहते थे। तो हमें तो आज सबको इकट्ठे मिलकर प्रण ये लेना है कि हम देश को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन देश को आगे ले जाने में अगर तिरंगा झंडा हाथ में पकड़कर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने में कांग्रेस को शर्म महसूस होती है, लाल किले की प्राचीर पर आकर मोदी जी का भाषण सुनने में कांग्रेस के नेता को शर्म महसूस होती है, तो मैं इसमें सुधीर जी क्या कर सकता हूं? अनुराग जी, आपको याद होगा जिस दिन भारत मंडपम का
उद्घाटन था उस दिन पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि ये मोदी की गारंटी है और वो तीसरा टर्म भी उन्हीं का होगा। उसके बाद जब संसद में बोले दूसरी बार फिर उन्होंने ये कहा कि तीसरे टर्म में मैं फिर आ रहा हूं, और आज लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने यही बात कही कि तीसरा टर्म भी हमारा है, अगला प्रधानमंत्री तीसरी बार मैं ही बनने वाला हूं। कोई और प्रधानमंत्री ने शायद चुनाव से इतना निकट प्रधानमंत्री रहते हुए इतना ओवर कॉन्फिडेंस या फिर इतना कॉन्फिडेंस शायद इससे पहले नहीं दिखाया होगा। और यही बात लोगों को थोड़ी अटपटी लग रही है कि इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहां से आ रहा है कि वो इतने स्मूथली ये बात अपने हर भाषण में ये कह रहे हैं कि अगली बार भी मैं लाल किले से भाषण मैं ही दूंगा। सुधीर जी, 2001 से लेकर गुजरात का 4 बार मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ बनके देश की जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया है। 1984 के बाद 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत किसी को मिला तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को मिला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जनता ने बार बार विश्वास दिखाया और G20 की प्रेसिडेंसी भी भारत को मिलना अपने आप में दिखाता है। जो कभी नहीं हुआ वो अब हुआ, और भारत जो एक नई उम्मीद दुनिया के लिए दिखती है, न्यू होप दुनिया के लिए दिखती है, तो मैं ये कहूंगा ये इसलिए दिखती है कि पिछले कई सालों में लगातार दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर कोई बार बार उभरा है तो नरेंद्र मोदी जी आए हैं। अनुराग जी, आप तो खुद इतने अनुभवी नेता हैं, इतने सारे चुनाव आप लड़ चुके हैं, इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं, देखिए लोग तो वही हैं, कोविड की वैक्सीन उन्हीं लोगों को लगी, लेकिन यही लोग जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आपने देखा होगा हाल ही में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और ये जो मैं बात ओवर कॉन्फिडेंस की पूछ रहा हूं वो उसी आधार पर पूछ रहा हूं कि सेम सेट ऑफ पीपल आर नॉट वोटिंग फॉर बीजेपी जब राज्यों का विधानसभा चुनाव होता है, जैसे अभी आपने कर्नाटक में भी देख लिया। तो इसलिए क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने राज्यों में आपको रिजेक्ट कर दिया वो लोकसभा में फिर आपके लिए वोट देंगे उन्हीं मुद्दों पर? हर चुनाव में नेता कौन है, नीति क्या है और नीयत कैसी है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। आपकी उस समय सरकार रही तो उसकी उपलब्धियां क्या है, क्या नहीं है, क्या गुण है, क्या, तो सब कुछ जनता देखती है। जनता बहुत समझदार है। कांग्रेस को राक्षस दिखती होगी, लेकिन मुझे तो बहुत समझदार जनता दिखती है। जो भी निर्णय करती सोच समझ कर करती है। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले साल आज ही के दिन 15 अगस्त पर फिर एक बार मैं उम्मीद करता हूं आपसे मिलेंगे। अगर जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा वो सही रहा तो उस दिन भी शायद आप सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आएंगे, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर आप विपक्ष के तौर पर आएंगे, और फिर उस दिन आप हमें बता रहे होंगे कि नए प्रधानमंत्री के भाषण में क्या क्या खराबियां थी, क्या क्या लूप होल्स थे। अब ये तो देखिए आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, गर्भ में क्या छिपा है किसी को पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो किया है बहुत दिल से देशवासियों के लिए, परिवारजनों के लिए किया है, और परिवारजन भी अपनों को ही लाएंगे, मोदी जी को ही जिताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आज के भाषण को आप कैसे रेट करते हैं? हाउ विल यू रेट हिज टुडेज स्पीच? आप किसी यार्डस्टिक से भी देखिए सुधीर जी, दिस वॉज I think a superlative performance. He covered 9 years of the government's achievement. उनका emphasis था reform, perform and transform. उनका political message था कि 3 major vices that we've had to deal with are भ्रष्टाचार, परिवारवाद and appeasement, तुष्टीकरण। हरदीप जी, लेकिन अभी आपने परिवार की बात की, मोदी जी ने भी आज एक जो बड़ा बदलाव मैंने उनके स्पीच में देखा, इससे पहले बोलते थे भाइयों और बहनों या मेरे प्यारे देशवासियों, आज सबको परिवारजन कहकर वो बुला रहे थे। यानी वो कोशिश कर रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों का एक परिवार बन जाए और वो एक तरीके से उस परिवार के मुखिया हैं। लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि वो परिवारवाद के दायरे में जिन पार्टियों को ला रहे हैं, अगर वो पार्टियां उनकी मदद करती हैं तो वो अगर उनके परिवार में शामिल हो जाएं तो वो ठीक है, लेकिन जो परिवारवादी पार्टियां शामिल नहीं होती बस वही निशाने पर रहती हैं। जैसे आप देखिए जगन मोहन रेड्डी, ये भी परिवारवाद है, चौटाला परिवार ये भी परिवारवाद है, बादल परिवार ये भी परिवारवाद है, अजीत पवार शरद पवार के साथ हैं, महबूबा मुफ्ती ये भी परिवारवाद हैं। और ये सब लोग वो हैं जो कभी ना कभी
आपके साथ रहे हैं, आपके सहयोगी रहे हैं, एनडीए में रहे हैं, तो इनका परिवारवाद अलग है और कांग्रेसियों का परिवारवाद अलग है। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा डिसएग्री करना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल। परिवार के 2 मेंबर्स या 3 मेंबर्स राजनीति में हो, उसमें कोई किसी को उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट किरण जी, पहला सवाल मेरा यही है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया लाल किले से, आप अपने शब्दों में उसका विश्लेषण कैसे करेंगे? क्या ये उनका अब तक का सबसे बड़ा भाषण था? ये भाषण बाकी के भाषणों से कैसे अलग था? क्या आप इसे एक चुनावी भाषण के रूप में देखते हैं? 9 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद 10वीं वर्ष में हम इंटर किए हैं, तो एक तरह से 2014 के बाद हमारे सरकार का जो लेखा जोखा, देश को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके और दुनिया का एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित कैसे किया है, उसको बताया है। और दूसरे, अमृत काल में हम एंटर किए हैं, तो आने वाला 25 सालों में यानी कि 2047 में हम विकसित राष्ट्र कैसे बने, संपन्न राष्ट्र कैसे बने, और आज जो बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं वो अगले 1000 साल तक कैसे मजबूत से भारत को अग्रिम पंथी में रखने के लिए विश्व का एक लीडिंग नेशन, एक प्रोस्पेरस पावरफुल नेशन के रूप में कैसे स्थापित करना है, उसके बारे में रोड मैप दिखाया है। जी, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि ये एक तरीके से उनका एक, इस टर्म का तो खैर फेयरवेल भाषण है ही, लेकिन अगले टर्म के लिए उन्होंने इस मंच का राजनीति के लिए भी प्रयोग किया, चुनाव के लिए भी प्रयोग किया, और एक तरीके से उन्होंने जब लोगों से कहा कि मैं आज आपकी मदद मांगने के लिए आया हूं, तो उन्होंने वो बाकी सारी बातें, सिर्फ ये नहीं कहा कि मुझे वोट दीजिए, वोट फॉर मोदी और वोट फॉर बीजेपी, इतना नहीं कहा, बाकी सब कह दिया। आज प्रधानमंत्री जी का भाषण को आप गौर से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि लोगों ने जो भरोसा जताया है हम उस पर खरा उतारा है, और आगे भी आप इसी तरह हमको फुल मेजॉरिटी देते रहिए और हम इससे भी और तेज गति से देश को आगे ले जाएंगे।